हाय हेलो गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल से में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लाए होम साइंस का प्रैक्टिस सेट है, क्लास 12th का है। बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 2 महीने में, तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट का पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। अस्थायी दांतों की संख्या की यहाँ बात किया गया तो 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। इसका आंसर क्या होगा? 20 जो अस्थायी होती है। अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि कुल जीवन काल में कितने दांत आते हैं तो 52। इसलिए जो 20 हमारे आकर टूट जाते अस्थायी रूप में होते, इसको 32 में इसको भी ज्वाइन किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो मेरे कितने हो जाएंगे? पूरे 52 जीवन काल की बात होती है। तो आगे है कि जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम या 4 किलोग्राम। इसका आंसर होगा 2.5 kg किलोग्राम। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत, एक औसत भार बोला है। अगर देखा जाए इसमें स्वस्थ अगर बात किया जाए तो 3 से 3.5 kg के नवजात शिशु का वेट होना चाहिए, और औसतन भार की बात करता है तो कम से कम में 2.5 kg के ऊपर होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? 6 महीने, 7 महीने, 9 से 12 महीने या 12 महीने में? इसका ऑप्शन होगा सी, 9 से 12 महीने में। आगे है कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो धन नहीं प्रभावित करता है, लेकिन विकास को पोषक तत्व, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, रोग एवं चोट ऐसे कुछ हैं चीज़ें जो कि प्रभावित करती हैं, लेकिन धन विकास को प्रभावित नहीं करता है। आगे है कि विवृद्धि से अभिप्राय है गुणात्मक विकास, संख्यात्मक विकास, सामाजिक या ज्ञानात्मक? ऑप्शन होगा संख्यात्मक विकास। वृद्धि से अभिप्राय है तो ये संख्याओं में इसको हम मेजर कर सकते हैं, और लेकिन गुणों को मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए वृद्धि हमेशा संख्यात्मक विकास के अंतर्गत माना गया है। वृद्धि बताया जाता है ना संख्या के अकॉर्डिंग कि हाँ कितने इंच का व्यक्ति फुट में है या इंच में, जो मेजर करने का ये जो इकाई है ये हमारी वृद्धि को मेजर करती है। आगे क्वेश्चन 2, वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? इसको कहेंगे बाल्यावस्था। ऑप्शन बी पे जाएंगे। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्रियात्मक विकास नहीं है? तो सिर संभालना, बोलना, घुटने के बल चलना, पकड़ना है क्रियात्मक विकास नहीं है। कह रहा है सिर संभालना मतलब सिर में जंपिंग करना या खुशलाना, इस सब की बात करते एक्टिविटी है। घुटनों के भी चलना एक्टिविटी है, मतलब क्या हो रहा है? क्रिया हो रहा है। पकड़ना भी एक्टिविटी है। बोलना हमारा ये जन्मजात के अंतर्गत आता है। आगे है जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? प्यार, भय, क्रोध, नापसंद, ये संवेग है। मैकडूगल के अनुसार अगर देखा जाए तो संवेग हमारे 14 हैं, और यहाँ पे संवेग प्रदर्शन की बात करता है किया गया है, तो इसमें जो प्यार है वो संवेग का प्रदर्शन होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो शास्त्री लोग हैं कि कुछ अलग अलग अपने संवेग के मत दिए हैं, लेकिन मैकडूगल ने 14 संवेग को प्रदर्शित किए हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आयु पर शिशु घुटनों के बल चलने लगता है? 11 से 12 माह, 6 से 7 माह, 2 से 3 माह, 13 से 14 माह? इसका ऑप्शन क्या होगा? 11 से 12 माह। प्रसव उपरांत अवधि गंभीर है, माता के लिए, बच्चों के लिए, दोनों के लिए, दोनों के लिए नहीं। तो प्रसव उपरांत ये कोई दोनों के लिए नहीं, अवधि गंभीर नहीं है, दोनों के लिए नहीं, माता के लिए, बच्ची के लिए, दोनों के लिए। ऑप्शन ये गलत है, यहाँ पे इसका आंसर गलत है। दोनों के लिए नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि दोनों के लिए। प्रसव के उपरांत अवधि गंभीर होती है, तो ये दोनों के लिए होगा और दोनों के लिए नहीं होगा।
ऑप्शन है कि इनमें से कौन प्रसव उपरांत अवधि में माँ के प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? स्तनपान, विश्राम और निद्रा, व्यक्तिगत स्वच्छता, उत्तम पोषण आहार। इसका ऑप्शन ए सही होगा, स्तनपान। आगे है कि एक नवजात शिशु के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला टीका नहीं है। क्या बोला है? नहीं है। तो डीपीटी का टीका ऐसा नहीं होता है जो कि हम 24 घंटे के अंदर ही दे दें, लेकिन बीसीजी का ओपीवी जो ओरल होता है और हेपेटाइटिस बी होता है, ये सभी को हम 24 घंटा 48 घंटा के अंदर देते हैं। आगे है कि इसमें से कौन सा शुरू के कुछ दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? तो इसमें सभी आएंगे। बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल करना, सिर्फ माँ का दूध देना। इनमें से सभी ऑप्शन सही होंगे। डी, संक्रामक रोगों से बचाव से टॉपिक लिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? तो रतौंधी है, पोलियो, अतिसार, इनमें से सभी है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, रतौंधी। आगे है कि 6 रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका, जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, और बीसीजी का टीका से ही उसे बचाया जा सकता है। तो वही कह रहा है कि 6 रोग, इसका हिंदी नाम है, ट्यूबरक्लोसिस को हिंदी में कहा जाता है 6 रोग। और अगर टीका की बात किया जाए उससे बचाने के लिए तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? 2। WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑप्शन सही होगा। स्त्री के प्रथम दुग्ध को कहते हैं क्या? कोलेस्ट्रम। कुकर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका कुकर खांसी के लिए लगाया जाता है। क्या होगा इसमें? टिटनेस है और आपका कुकर खांसी है, और एक है टिटनेस कुकर खांसी के लिए, और आप डीपीटी ये है डीपीटी, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस, पर्ट्यूटिस। आगे है कि संक्रामक रोग से तात्पर्य है क्या है? एक व्यक्ति दूसरे को लगाना। जैसे कोई व्यक्ति अगर संक्रमित है, अगर उसके कांटेक्ट में या कोई आता है या रहन सहन के अंतर्गत वो आता है, तो ऐसे व्यक्ति भी संक्रामक रोग से पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना क्या होता है? यह संक्रामक रोग से तात्पर्य है। 1 मिनट। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आगे जो टॉपिक है असमर्थ तथा अयोग्य बालकों की विशेष आवश्यकताएं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती हैं? 20, 5, 15%, 18%। ऑप्शन है सी, 15%। प्राकृतिक असमर्थता होती है पोलियो के कारण या अपंगता जो जन्म से होती है, वयस्कावस्था में विकलांगता, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका बी सही होगा, जो जन्म से होती है। वह बालक जिसकी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं सामान्य से हटकर होती हैं, वो क्या है? असमर्थ बालक होते हैं। जैसे अगर जो असमर्थ बालक होते हैं, ना तो उनकी शारीरिक विकास होती, ना मानसिक, ना किसी संवेग से मतलब उनको होता है, ना तो उनकी सामाजिक कोई क्षमताएं होती हैं, तो वो क्या होता है कि अपने को एडजस्टमेंट बालक नहीं कर पाता है, वो असमर्थ बालक के अंतर्गत आता है। आगे क्वेश्चन है सांकेतिक भाषा होती है, तो हमारा ऑप्शन होगा गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए। वैसे भी हम सांकेतिक भाषाओं का सबसे ज़्यादा यूज वही करते हैं जहाँ जो बच्चा हमें बस देख कर समझ जाए, जो सुन ना सके। तो बधिर के लिए, बधिर बच्चों के लिए हम सबसे ज़्यादा सांकेतिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं। जो ब्रेल लिपि हैं, ये बधिर बच्चों के लिए 6 बिंदुओं पे उभार देकर इनको शिक्षा स्टार्ट किए थे, अक्षरों का पहचान कराए थे। गूंगे बच्चों के लिए, गूंगे के साथ जैसे कि जो व्यक्ति बोल नहीं पाता है और आँख से अंधा है, अंधों के लिए 6 बिंदुओं पे लुई इन्होंने क्या किए थे? ब्रेल लिपि जो थे ये क्या किए थे? उनके लिए 6 बिंदुओं पर उभार देकर
अक्षर का ज्ञान कराए थे। आगे है कि अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, तो ऑप्शन होगा ब्रेल लिपि विधि। अंधे बच्चों के लिए ब्रेल लिपि ही ऐसी विधि है जो कि हम, जैसे क्या होता है, एक कॉपी होगा, प्लेन होता है और इसमें सभी बिंदु होते हैं, उसमें बिंदु का अपना एक क्रमांक होता है, उसको पहचान कराया जाता है कि जो उभार बिंदु होगा उसका मतलब क्या होगा, ए कैसे लिखना है, बी कैसे लिखना है, सी कैसे लिख, उसको लेटर का ज्ञान कराया जाता है, स्वर व्यंजन का ज्ञान कराया जाता है। तो अंधे बच्चों को ब्रेल लिपि द्वारा ही उन्हें अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है। आगे है वैकल्पिक बाल देख रेख। वैकल्पिक देख रेख का अर्थ होता है, तो क्या होता है, ऑप्शन होगा सी, माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की देख रेख। आगे क्वेश्चन है, ICDS की स्थापना किस सन में हुई थी, इसका ऑप्शन होगा 1975 में। किस सन में, 1975, ये ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं, तो शिशु सदन को शिशु सदन के ही नाम से बुलाते हैं। मोबाइल शिशु सदन घूमती है, तो कर्मियों के साथ मोबाइल शिशु सदन घूमती है। मोबाइल शिशु सदन में क्या होता है, इसमें कि भी एक वहाँ पे संस्था बनाई जाती है, वहाँ पे जैसे कि बच्चों को देख रेख करने के लिए जो व्यक्ति जो काम करने वाला होता है वो मोबाइल शिशु सदन में अपने बच्चों को जमा कर देता है। जितने घंटे का उसमें पैसा लगता है उसको पे करता है मंथली, और उतने घंटे का वो वर्क करके आता है और उतने घंटे अपने उसके बच्चे की देखरेख होती रहती है, जैसे 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, जैसे उसका काम हो। ICDS का मुख्य कारण लक्ष्य क्या है, बच्चे और महिलाएं को स्वस्थ रखना। ICDS हमारा क्या करता है, उसका यही काम होता है, बच्चे और महिलाएं, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें और उनका सामाजिक, शारीरिक, सर्वांगीण विकास हो। आगे टॉपिक जो हमें मिला है, इसमें लिखा मेंशन किया गया किशोरावस्था। तो किशोरावस्था के बारे में हम जानते हैं। किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों का भोजन होना चाहिए कैसा, सभी पोषक तत्वों से भरपूर तथा पर्याप्त मात्रा वाला। दूसरा है मोटापा घटाने के लिए आवश्यक है, तो क्या, कम कैलोरी युक्त आहार ग्रहण करना एवं परिश्रम करना। आगे है कि मोटापे का कारण है, इनमें से सभी होगा, आनुवंशिकता भी होगा, कम शारीरिक परिश्रम भी होगा, उच्च कैलोरी युक्त अधिक भोजन ग्रहण करना भी होगा। मोटापे की स्थिति में क्या होना चाहिए, वसा में उत्तकों में वसा की मात्रा एकत्र हो जाते हैं, जो मोटापे की स्थिति बन जाती है। किशोरावस्था है, कैसे अवस्था है, आदर्श स्वास्थ्य की अवस्था है, यौन विकास की अवस्था है, परिवर्तन की अवस्था। किशोरावस्था को टीन एज भी कहते हैं, तनाव तूफान की भी अवस्था कहते हैं, इसको इंग्लिश में एडोलेंसिस भी कहते हैं। इन सभी के नामों से जाना जाता है हमारे किशोरावस्था को, एडोलेंसिस एज को। डी ऑप्शन सही होगा। एडोलेंसिस शब्द है, तो हमारा जो ये एडोलेंसिस इंग्लिश वर्ड है, ये इसको किससे लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। ए ऑप्शन सही होगा। नवजात शिशु के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, शहद अच्छा होता है, उनके लिए आवश्यक होता है। आयु के आधार पर किस काल को किशोरावस्था कहते हैं, तो 12 से 18 वर्ष। महिला प्रजनन तंत्र है, तो इनमें से सभी होगा, सेक्स हार्मोन्स का उत्पादन होता है और इसमें उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न करता है, ये सभी होगा। आगे है 10वां, इनमें से कौन गलत है या मासिक चक्र है, तो ये कह रहा है कि खून का रासायनिक बहाव हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, गर्भावस्था को छोड़कर महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होता है। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, जो महिलाओं का हार्मोन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है, क्या है, आनुवंशिकता था पर्यावरण, ये व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। व्यक्ति के वंशानुगत शारीरिक मानसिक गुणों के वाहक होते हैं, कैसा वाहक, चीज़, जो उनके जीन होते हैं यही वाहक होते हैं। जन्मजात व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए प्रमुख रूप से कौन सा कारक जिम्मेदार है, आनुवंशिकता। निम्नलिखित में से मनोवृत्ति के विकास पर किसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है, तो हमारे आयु का प्रभाव हमारे मनोवृत्ति सोच समझ पे पड़ता है।
आगे हम क्वेश्चन है यौन विकास के परिणाम स्वरूप क्या है। तो इसमें है यौन अंगों में वृद्धि होती है, यौन अंगों की सक्रियता व क्षमता बढ़ती है, व्यक्ति की भावनाओं, सोच और व्यवहार में परिवर्तन होता है। उपयुक्त सभी ऑप्शन डी होगा। इमोवेयर शब्द का अर्थ क्या कहलाता है। इसमें है उत्तेजित करना, सी ऑप्शन सही होगा। प्रारंभिक किशोरावस्था में किशोर हो जाते हैं तो अंतर्मुखी हो जाते हैं। देखिए अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी में आप लोग को हम अंतर समझा देते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो अपनी बातों को किसी के सामने नहीं रख पाता है या इस इन्वायरमेंट में अपने को एडजस्ट नहीं कर पाता। हर बातों को किसी के सामने हिचकिचाहट भरा रहता है, कह नहीं पाता है, बात को खोल नहीं पाता है या रख नहीं पाता। और बहिर्मुखी बच्चा वो होता है जो बहुत वाचाली होता है, हर बातों को, समस्याओं को सभी के सामने रख सकता है, अपने मन की बातें बाहर किसी के अन्य व्यक्ति के पास पहुंचा भी सकता है। उभयमुखी वाले जो बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ना तो ये अंतर्मुखी होते ना बहिर्मुखी, इनके अंदर दोनों अंतर्मुखी भी होते हैं और बहिर्मुखी भी होते हैं। इनके अंदर दोनों समाहित होती हैं जो कि उभयमुखी के अंतर्गत आते हैं। मतलब बच्चा समय के अनुसार बोल भी सकता है और उसका ऐसा परिस्थिति जो कि नहीं भी बोल सकता है, दोनों हो सकता है। आगे है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक संवेग नहीं है। तो प्रेम प्राथमिक संवेग नहीं है। संज्ञानात्मक विकास की क्रियापूर्ण अवस्था किस आयु अवधि में पाई जाती है। तो 2 से 7 वर्ष। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4। जीन पियाजे के अनुसार अगर देखा जाए तो 4 अवस्था है। संवेदी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व मूर्त संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक है, औपचारिक 4 अवस्थाएं हमारे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक अवस्था को दिए हैं। आगे चलते हैं किशोरावस्था की समस्या पर। किशोरावस्था का मुख्य पारिवारिक कारक क्या है? इसका है कि परिवार का विकृत होना। दूसरा है किशोरावस्था की समस्या, ये क्या कह रहा है? उपयुक्त में से सभी समस्याएं शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाले मद्यपन की समस्या, स्वतंत्रता एवं नियंत्रण संबंधी समस्या, यौन संबंधी समस्या। आगे क्वेश्चन कह रहा है धूम्रपान का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है किस पर? श्वसन तंत्र पर। आगे कह रहा है कि एड्स नामक रोग का जो वाहक है कौन है? नशे आदि व्यक्ति, पेशेवर रक्तदाता, वेश्यावृत्ति में संलिप्त व्यक्ति, इनमें से सभी होगा। इनमें से कौन सा किशोरापराध का लक्षण नहीं है? कक्षा में कार्य पूरा न कर पाना ये कोई किशोरापराध का लक्षण नहीं है। लेकिन किशोरावस्था के समय चोरी करना, तोड़फोड़ करना, मद्यपान करना, ये सब हमारे किशोरापराध के लक्षण हैं। आगे चलते हैं, टॉपिक हमारा है प्रौढ़ावस्था। इस टॉपिक को देख लो। वयस्क से अपेक्षाएं होती हैं। कैसी अपेक्षाएं? तादात्म्य की स्थापना, व्यवसाय की नौकरी, विवाद एवं परिवार बनाना। उपयुक्त सभी। तलाक का क्या कारण हो सकता है? विचारों में मतभेद। प्रौढ़ावस्था की अवस्था नहीं है। कैसी अवस्था? किशोरावस्था। प्रौढ़ावस्था की अवस्था नहीं है। आरंभिक प्रौढ़ावस्था में वयस्क को किस व्यवसाय संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। प्रतिस्पर्धा, कैरियर का चयन करना, सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बनाना। आगे कह रहा है कि मध्य प्रौढ़ावस्था की आयु होती है कितना? 40 से 60 वर्ष। आगे कह रहा है कि वृद्धावस्था क्या दिखा रहा है? ओल्ड एज ये बताता है कि वृद्धावस्था में चेहरे में परिवर्तन आता है। तो कॉमन चीज़ें हैं। ओल्ड एज में तो ऐसा देखने को मिलता है। वृद्धावस्था में झुर्रियाना, त्वचा सूखी, मांसपेशियों में लटक जाना और उपयुक्त सभी। उसका ऑप्शन उपयुक्त सभी होगा। वृद्धावस्था में वृद्धों को किससे सामंजस्य स्थापित करना चाहिए? तो इनमें से सभी। वृद्ध मानसिक रूप से स्वयं को अनुभव करते हैं असुरक्षित। एरिक एरिक्सन ने वृद्धावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? संपूर्णता बनाम निराश की अवस्था कहा है। आगे कह रहा है, क्वेश्चन है आहार आयोजन से संबंधित टॉपिक है। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? लौह तत्व की। एनीमिया जैसी प्रॉब्लम हमें प्रेगनेंसी में ज़्यादा देखने को मिलती है। संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है?
तो सारी व्यक्ति की क्षीणता, भार में कमी, कमजोरी है सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? एनीमिया। पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए। नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल दिया जाना चाहिए। निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? मिश्रण। आगे टॉपिक है गर्भावस्था की आवश्यकता बढ़ जाती है तो लौह तत्व की आवश्यकता, न्यूट्रिशन बढ़ जाती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। एक दूध पिलाने वाले माता को 6 महीने के प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? कितना देना चाहिए? 20 ग्राम। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है तो प्रशीतन में, निर्जलीकरण में, कीटवन में से कोई नहीं। ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो शक्ति और ऊष्मा प्रदान करता है? वसा। सबसे ज़्यादा 9 कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी। प्रोटीन 4 कैलोरी। पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है। क्या प्राथमिक आवश्यकता है? आहार आयोजन किसकी बचत में मदद करता है? इसका ऑप्शन होगा डी। ईंधन, ऊर्जा और समय, इन सभी में मदद करता है। आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? 0 महीने। 0 से जो महीना स्टार्ट होता है वो किशोरावस्था या वृद्धावस्था, रोग की अवस्था। ऑप्शन होगा नहीं है तो रोग की अवस्था नहीं है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है? तो व्यंजन पुस्तिका का प्रकार ये विचारणीय नहीं है। आगे को टॉपिक हमारा है आहार सुरक्षा एवं गुणवत्ता। भोजन को छूने से पूर्व पश्चात हाथ धोना चाहिए जी साबुन से। कीटनाशक और दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह चाहिए सामग्री का प्रयोग करना। तो कुप्रभाव से तो क्या? धोना। अगर कोई जैसे कि हम सब्जी यूज करते हैं उस पर दवाई या कीटनाशक दवाइयों का प्रभाव छोड़ा गया है या डाला गया है तो मुझे उसे धोकर उस सामग्री का यूज करना चाहिए, उस खाद्य पदार्थ का यूज करना चाहिए। भोजन को बचाना चाहिए किससे? मक्खियों से। पकाने से सही उपाय प्रयोग करने से प्राप्त होती है क्या? अधिकतम पौष्टिकता। खाद्य संचालन के किस पहलुओं से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है? तो ज्ञान से। क्या कह रहा है? ज्ञान से। इनमें से कौन खाद्य से सड़ने का बाहरी कारक नहीं है? तो बाहरी आघात। आगे ये जो टॉपिक है आपका खाद्य समूह व भोजन चयन। सब्जियों का उपयोग किया जाता है जी सलाद में, सूप में, मिठाइयों में, सभी में। मक्खन में वसा की मात्रा होती है कितना? 80%। सबसे ज़्यादा मक्खन में वसा पाया जाता है। अंडे की संयुक्त प्रोटीन कौन सी है? लिवेटिन प्रोटीन है। केला में अधिक मात्रा में पाया जाता है कार्बोज। दाल में कौन सा अमीनो एसिड नहीं होता है? नहीं, मिथ्योनिन ये नहीं होता है, इसका अभाव पाया जाता है। आगे है मिलावटी भोजन। आहारी मिलावट का अर्थ क्या है? खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना। ए ऑप्शन सही होगा। दूसरा, आहारी मिलावट प्रतिबंधात्मक अधिनियम लागू है 1 जून 1955 में। गेहूं, चावल तथा बाजरा में अधिकतम मिलाए जाते हैं क्या? कंकड़, पत्थर, मिट्टी। खेसरी दाल के अधिक सेवन से होता है क्या? लेथारिज्म जो एक नामक बीमारी होती है। खेसारी दाल, खेसरी नहीं खेसारी दाल यहाँ होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। इससे कौन सा रोग होता है? लेथेरिज्म नामक रोग होता है। आगे कह रहा है कि खेसारी दाल मिलाई जाती है किस में? अरहर की दाल में। मिलावट में अगर अरहर की दाल में पूछा जाए कि किसकी मिलावट होती है तो खेसारी दाल की। अगर दोनों को अगर हम पानी में भिगो के देखते हैं तो अरहर की दाल की तुलना अगर देखा जाए तो खेसारी दाल अरहर की दाल के हिसाब से उसके आकार बड़े हो जाते हैं। आगे कह रहा है उपचारात्मक आहार। उपचारात्मक आहार में रोगी को सदैव आहार देना चाहिए कैसा? हल्का। सभी रोगों में आहार दिया जाता है कैसा? अलग अलग। एक रोगी को कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए? तो 3000 से 4000। रोगी को प्रतिदिन कितना प्रोटीन आवश्यक होता है? तो 80 से 100 ग्राम। एथेरोस्क्लेरोसिस रोग में आहार दिया जाता है तो वसा रहित आहार दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। देखिए आप लोग का जो इसमें टॉपिक है सारा हम मेंशन करेंगे जितना बहुविकल्पी है। उसके बाद हम लाएंगे लघु
अति लघु, उसके बाद लघु और विस्तृत। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर शुरू कर दीजिएगा। और जितने भी आपके वीडियो अपडेट होते हैं सब्सक्राइब के साथ अगर किए रहेंगे सब्सक्राइब तो लिंक मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।